ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर के रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं उस घटना की जिसने दक्षिण एशिया के रणनीतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मई 2025 के उस 4 दिन चले युद्ध की जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। तो बात है मई 2025 की। एक बेहद क्रूर आतंकी हमले ने 2 न्यूक्लियर ताकतों को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जो बहुत तेज था, टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था और बेहद खतरनाक भी। दांव पर बहुत कुछ लगा था और सच कहूं तो पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थी। इस ऑपरेशन का ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है। भारत सरकार ने अपने सैन्य जवाब को ऑपरेशन सिंदूर कहा। ये नाम सीधे तौर पर उस हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के दर्द से जुड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो हमारी माताओं बहनों के सम्मान में किया। मतलब साफ था, ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, इसे एक भावनात्मक और बदले के न्याय के तौर पर पेश किया गया था। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस चिंगारी से जिसने ये आग लगाई। फिर देखेंगे भारत की बदलती रणनीति क्या थी, उन 4 दिनों के हाईटेक युद्ध में क्या हुआ, कैसे नैरेटिव की एक अलग ही जंग लड़ी गई, न्यूक्लियर बम का खतरा कितना बड़ा था और आखिर में इस सब के बाद नई हकीकत क्या बनी। तो शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए उस पहली घटना पर चलते हैं जिसने इस पूरे संकट की नींव रखी, पहलगाम हत्याकांड। तारीख थी 22 अप्रैल 2025, जगह थी पहलगांव। यहाँ आतंकवादियों ने एक बहुत ही भयानक हमला किया। उन्होंने खासतौर पर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया और उनके ही परिवारों के सामने उन्हें मार डाला। इस हमले में 26 बेगुनाह लोग मारे गए। इसकी जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने, जिसे लश्कर तैयबा का ही एक मुखौटा माना जाता है। बस यही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ जलाकर रख दिया। अब इस हमले के जवाब में भारत ने जो किया ना, वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। ये भारत की मिलिट्री और पॉलिटिकल सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। मार करने की छूट भी खुली छूट दे दी है। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। देखिए, भारत की सोच में एक जबरदस्त शिफ्ट आया। पहले जहां रणनीतिक संयम की बात होती थी, मतलब थोड़ा बहुत सांकेतिक हमला कर दिया, पर अब पॉलिसी थी सजा द्वारा मजबूत प्रतिरोध की। इसका सीधा सा मतलब था कि अब सिर्फ मैसेज नहीं देना है, बल्कि आतंकवाद और उसे पालने वालों को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। और इस नई सोच को हकीकत में बदलने के लिए तीनों सेनाएं, मतलब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एक साथ मैदान में उतरी। एयरफोर्स ने दूर से ही सटीक हमले किए, आर्मी ने बॉर्डर पर मोर्चा संभाला और नेवी ने अरब सागर में अपनी ताकत दिखाकर दुश्मन पर जबरदस्त दबाव बनाया। ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वॉरफेयर था। लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं हो रही थी। भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया, एक नॉन मिलिट्री एक्शन। एक ऐसा बयान दिया गया जिसने सबको चौंका दिया। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और इसी बयान के साथ 60 साल पुरानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया गया, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका था। तो चलिए अब बात करते हैं उस असली जंग की, उन 4 दिनों की जब आसमान में जेट्स और जमीन पर मिसाइलों की गूंज थी।
ये एक बहुत ही तेज और तकनीकी तौर पर बहुत एडवांस लड़ाई थी। ये सब इतनी तेजी से हुआ। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन शुरू किया और आतंकी ठिकानों पर हमला किया। जवाब में 8 मई को पाकिस्तान ने भारतीय मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। अगले 2 दिन भारत ने हमले और तेज कर दिए और पाकिस्तान के बड़े बड़े मिलिट्री ठिकानों पर स्ट्राइक की। Nur kein Basisangriff-Basis. Basisangriff. और फिर 10 मई को जब नई दिल्ली पर एक मिसाइल हमले को नाकाम किया गया, तब जाकर दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हुए। इस लड़ाई की इंटेंसिटी का अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगा सकते हैं, 114। जी हाँ, 114 फाइटर जेट्स दोनों तरफ के मिलाकर आसमान में एक बहुत बड़ी हवाई लड़ाई में शामिल थे। ये हाल के इतिहास की सबसे बड़ी एरियल लड़ाइयों में से एक थी। ये सिर्फ पायलट्स की जंग नहीं थी, ये तो टेक्नोलॉजी की भी जंग थी। एक तरफ भारत के फ्रेंच राफेल और रशियन सुखोई थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के चाइनीज J-10C और JF-17 थंडर। ये पूरा उपमहाद्वीप एक तरह से वेस्टर्न, रशियन और चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइव टेस्टिंग ग्राउंड बन गया था। लेकिन इस पूरे संघर्ष का सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब पाकिस्तान ने कथित तौर पर नई दिल्ली की तरफ 4 मिसाइलें दागीं। भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी मिसाइलों को भारत के मिसाइल डिफेंस शील्ड ने हवा में ही तबाह कर दिया। ये वो पल था जब ये Well, according to the defense sources, the attack was repelled with 0 casualties, showcasing India's robust defense preparedness and real-time operational readiness. और एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। अब मैदान की लड़ाई तो चली रही थी, पर एक और जंग थी जो शायद उससे भी ज्यादा तेजी से लड़ी जा रही थी, और वो थी इंटरनेट पर लड़ी जाने वाली सूचना की जंग। जैसा कि भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा था, युद्ध केवल बंकरों में या गोलियों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि बाइट्स और बैंडविड्थ से भी लड़ा जाता है। ये बात बिल्कुल साफ करती है कि आज के दौर में डिजिटल दुनिया भी एक असली जंग का मैदान है। पाकिस्तान की तरफ से एक पूरा इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया गया। इसमें यह दावा किया गया कि कई भारतीय विमान मार गिराए गए हैं, और सबसे बड़ा दावा था भारत की पहली महिला राफेल पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को पकड़ने का। इन झूठी खबरों को फैलाने के लिए AI और बॉट नेटवर्क्स का खूब इस्तेमाल हुआ। तो भारत ने इसका जवाब कैसे दिया? एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी के साथ। PIB की फैक्ट चेक टीम ने 24 घंटे काम किया, लगातार प्रेस ब्रीफिंग में सबूत पेश किए गए, और सबसे बड़ा और असरदार कदम, जब राष्ट्रपति ने खुद स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ तस्वीर खिंचवाई, तो पाकिस्तान के सारे दावों की हवा निकल गई। तो सवाल ये उठता है कि इस इंफॉर्मेशन वॉर के धुंध में आखिर सच था क्या? देखिए, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ने ये दिखाया कि फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कई तरफ से किया जा रहा था, जिसने सच और झूठ के बीच की लकीर को बहुत धुंधला कर दिया था। अब बात करते हैं उस पहलू की जो इस पूरे संकट के ऊपर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा था, न्यूक्लियर वॉर का खतरा। मामला इसलिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि दोनों देशों की न्यूक्लियर पॉलिसीज में जमीन आसमान का फर्क है। भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहीं पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस की है, जिसमें वो पहले परमाणु हमला करने का ऑप्शन खुला रखता है। यही असंतुलन इस संकट को और ज्यादा अस्थिर बना रहा था। तो आखिर में जब ये 4 दिन का तूफान थमा, तो पीछे क्या रह गया? इस जंग का नतीजा क्या निकला? चलिए इसके गहरे और लंबे समय तक चलने वाले परिणामों पर एक नजर डालते हैं। इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो गईं। पहली, इस जंग ने पारंपरिक सैन्य ताकत के मामले में भारत को एक नई बढ़त दे दी। दूसरी, भारत के अपने बनाए डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश और ब्रह्मोस ने अपनी ताकत साबित की, लेकिन साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन डिफेंस जैसी कमजोरियां भी सामने आईं। और शायद सबसे अहम बात यह है कि इसने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे एक बड़े पारंपरिक युद्ध को एक तरह से नॉर्मल बना दिया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जंग की एक नई लाइन खींच दी गई है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक और अस्थिर है। जब अगला संकट आएगा, तो क्या दुनिया एक बड़े विनाश को रोकने में कामयाब हो पाएगी?
ये वो सवाल है जो आने वाले लंबे समय तक दक्षिण एशिया के भविष्य पर मंडराता रहेगा।